नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार पांडे आज आप सबके लिए एक फिर से मास्टर वीडियो जैसा ही वीडियो हम लेकर आए हैं और वह वीडियो ऐसे टॉपिक पर है, ऐसे चैप्टर पर है कि जब उसको आप सुनेंगे कि आज इस चैप्टर पे वीडियो मेरे द्वारा मिल रहा है तो यकीनन आप इतने खुश हो जाओगे कि हम उसको कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है कि इसको कैसे याद करें। फिर अच्छा, किसी ट्रिक से हम अगर याद भी कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे याद करें, और यदि उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम याद कर लेते हैं तो फिर उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये तीन चीज की समस्याएं होती हैं। पहले तो सबसे अधिक उनके इतने नेम होते हैं, उनके इतने प्रकार होते हैं, बहुत ही कठिन होता है कि उनको कैसे हम याद करें। तो इसके लिए सब लोग अपना बहुत ट्रिक बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे ट्रिक बनाते हैं कि समझ में तो आ जाता है लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक इतना आसान है कि एक बार अगर आप मन से इसको पढ़ लिए तो 4 मिनट में पूरा का पूरा एलिमेंट का नेम आप तैयार कर लेंगे। एलिमेंट का नेम हमने ले लिया तो आप समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि जब हम बुक निकालते हैं 11th की या 10th की तो उसमें लिखा होता है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसी नाम से चैप्टर ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो वो चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ही क्यों पड़ा, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। जैसे कि एक हम छोटा सा एग्जांपल दे दें कि जैसे हम लोग अपने स्कूल में बचपन में पढ़ते थे, फिर बड़े हुए इंटर में पढ़े, फिर आगे चल के फिर डिग्री कॉलेज में पढ़े, अब पढ़ाते भी हैं, बहुत से लोग टीचर हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में रजिस्टर बनता है, स्कूल में एक रजिस्टर बनता है और एक रजिस्टर स्कूल का होता है जिसमें पूरे टीचर का नाम होता है। फिर हर क्लास के एक एक रजिस्टर बनते हैं और एक एक रजिस्टर का एक एक क्लास टीचर मतलब नियुक्त कर दिया जाता है। तो वो टीचर क्या करता है कि अपने पूरे बच्चों का नाम अपने रजिस्टर में फिक्स कर लेता है। इससे ये होता है कि हमारे विद्यालय में, कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं ये टोटलिंग क्लियर हो जाती है। फिर किस बच्चे को कौन सा पेरेंट्स बुलाने आया है बाहर गार्ड के रूम में, अगर उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि हमको इस बच्चे से मिलना है, ये उसका क्लास है, यानी उसने क्लास भी बता दिया कि 10th C है, कि 12th B है, कि 12th C है। तो जैसे वो पेरेंट्स ये बताते हैं कि मेरा ये बच्चा है और इस क्लास में पढ़ता है, ये सेक्शन है, तो प्यून के लिए बुलाना बहुत आसान हो जाता है। वो जाता है, इंफॉर्मेशन देता है और क्या कहता है कि ये श्याम प्रसाद मिश्रा है, यानी कोई भी लड़का नाम आप ले लीजिए, ये लड़का ये क्लास सेक्शन है और इनको पेरेंट्स बुलाने आए हैं। अब वो डायरेक्टली उस कमरे में जाते हैं, उस बच्चे को बुला के पेरेंट्स के पास कर देते हैं, न्यूज पूरी क्लियर हो जाती है। यानी आसानी है। अगर बच्चों का क्लासिफिकेशन हम अपने स्कूल में ही ना करें, सेक्शन का ही डिवाइडेशन ना करें, उनका सेक्शन आवंटन ना करें कि कौन 10th C में, कौन 10th B में, कौन 10th A में है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कोई बुलाने आएगा तो हम पूरे स्कूल के कमरों में ढूंढेंगे। अगर स्कूल बड़ा है, कहीं 30-35 कमरे हैं, तो हर कमरों में हम दौड़ दौड़ के पूछेंगे भैया श्याम प्रसाद मिश्रा कहाँ है। परेशानी हो जाएगी, 2 घंटे में तो हम बच्चों को ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए जैसे हम अपने विद्यालय में क्लासिफिकेशन कर दिए हैं रजिस्टर के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, हर एक क्लास को चलाने के लिए एक क्लास टीचर को कर दिए हैं, ऐसे ही तत्वों के अध्ययन के लिए यानी एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट एंड द मोर नॉलेज ऑफ द एलिमेंट, सबके लिए हमने क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट का। तो दोस्तों एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो समय समय पर आया और उसमें जो है बहुत से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। लेकिन होता है क्या कि जब शुरू में कोई प्रयोग करता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम होता है तो लोगों की दिमाग खुलते हैं, लोगों को आइडियाज मिलते हैं। जैसे आज 50-60 साल पहले हम लोग अगर देखें, 70 साल पहले देखें, अंग्रेजों के जमाने की जैसे जैसे कार थी, जीपें थी, अजीब अजीब की डिजाइन थी, और डिजाइन तो अच्छी लगती थी,
डिजाइन थी, अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे डिजाइन थे। आज के जमाने में देखिए डिजाइन चेंज हो गई, गाड़ी हल्की हो गई, रेट भी हो गई। तो कहने का मतलब है कि समय समय के साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये सबको मालूम है। तो शुरुआत में जैसे कि सब लोग जानते हैं कि टेबल को किसने डिफाइन किया, किसने क्लासिफाई किया, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे नाम बताएंगे कि आप सुनकर वास्तव में खुश हो जाओगे कि हाँ, जानकारी बड़ी अच्छी लगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो हम लास्ट में अपना करेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे प्राउट, प्राउट एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1815 में, प्राउट साइंटिस्ट थे, 1815 में उन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को हम बोलते हैं सिंगल थ्योरी। उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं सिंगल थ्योरी। लेकिन ये जो थ्योरी आई थी, ये एक एलिमेंट को स्पेशली एक प्रॉपर्टी से ही जानते थे। तो इन्होंने कोई विशेष टेबल नहीं बनाई, लेकिन जो है हर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्होंने एक एक एलिमेंट को अलग अलग जगह रखा। तो ये थ्योरी जो है ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डोबरनियर, उनका नाम था डोबरनियर। डोबरनियर ने 1817 में एक रूल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल रूल। अब वो ट्रिपल तलाक मत समझिएगा, ट्रिपल रूल, ट्रिपल रूल को डोबरनियर ने दिया। तो डोबरनियर का जो ट्रिपल रूल था, इन्होंने ये बताया कि यदि मतलब 3 एलिमेंट को 1 2 3 करके रख दिया जाए। 3 एलिमेंट का मतलब जैसे ये 3 एलिमेंट हैं आपके, जैसे आपका ये 1 2 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 1 2 3। तो उन्होंने कहा कि यदि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर हम डिवाइड कर दें, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट आप ले रहे हैं, तो पहला और तीसरा दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट को 2 से अगर डिवाइड करेंगे, तो तीसरे एलिमेंट जो बीच में एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा। क्लियर? लेकिन बता तो दिया उन्होंने, लेकिन ये हर जगह सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक रूल बनता है तो दूसरा रूल तैयार हो जाता है उसको फेल करने के लिए। तो इनका जो कहना था वो था लिथियम, और एक था सोडियम, और एक था पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट हो गए, और इस 3 एलिमेंट में लिथियम का जो होता है, ये एटॉमिक वेट इनका होता है 7, और इनका होता है 23, और इनका होता है 39। तो इन्होंने कहा कि यदि हम पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46, और 46 को अगर आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो इन्होंने ये जो रूल बता दिया, ये रूल तो मतलब कुछ कुछ एलिमेंट में लागू हो गया, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में फेल हो गया। यानी फ्लोरीन और जब ब्रोमीन के एटॉमिक वेट को हम ऐड किए तो क्लोरीन का निकला ही नहीं। तो इनका जो रूल था कहीं कहीं फॉलो हुआ और कहीं कहीं जो है फेल हो गया। इसलिए ये जो डोबरनियर का रूल था, ट्रिपल रूल, ये भी क्या हुआ, फेल हो गया। तो अगर कोई 10th का बच्चा या 11th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उसको थ्योरी लिखनी हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। डोबरनियर ने 3 एलिमेंट के श्रेणी में, सीरीज में प्रथम और तृतीय यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकलता है। ये डोबरनियर का ट्रिपल रूल है। क्लियर हो गई पूरी बात? लेकिन ये रूल हर जगह लागू नहीं हुआ, तो ये रूल जो है फेल हो गया। इसके बाद की बात है, एक साइंटिस्ट आए न्यूलैंड। न्यूलैंड जब आए तो वो
1869 में आए, 1869 में आए और इन्होंने ऑक्टेट रूल की बात कर दी। इन्होंने ऑक्टेट रूल की बात कर दी। ऑक्टेट रूल मीन्स कि जैसे अगर शुरू से एलिमेंट को हम एक सीरियल में रखें तो जो पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है वो आठवें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से मैच होगा। क्लियर? तो उसमें इन्होंने किसको किसको रखा था, एक बार इनका भी देख ली जाए पूरी बात। तो इन्होंने रखा जैसे हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम उस समय नहीं था, हीलियम उस समय नहीं था। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद अब ध्यान से आप देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां इन्होंने यहां पर रखा फ्लोरीन, आठवां यहां रखा फ्लोरीन। इसके बाद फ्लोरीन के बाद नियान, तो नियान को इन्होंने क्या किया, हटाया था। नियान उस समय था लेकिन नियान को इन्होंने हटा दिया। फ्लोरीन, उसके बाद आ गया सोडियम, फिर उसके बाद आ गया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे चला जाएगा। आप रखना चाहो तो रख दीजिए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अब आपने देखा है, आप लोग पढ़े भी हैं, तो इनका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 और इनका एटॉमिक नंबर 9। तो इनके ऑक्टेट में 1 की जरूरत है, इनके ऑक्टेट में भी 1 की जरूरत है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत हाइड्रोजन में भी है और 1 की जरूरत फ्लोरीन में भी है, इसलिए इन दोनों को एक जैसा रखा। इसके बाद लिथियम, लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम के भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनका अगर सीरियल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 नंबर पे आ गया। ऐसे हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो वो भी जो है 1 से 8वें नंबर की प्रॉपर्टीज को देते हैं। तो ये रूल तो हो गया न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। लेकिन न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि ये समय था 1869 का, और यही 1869 में एक रूसी वैज्ञानिक, जिसको हम लोग बोलते हैं रशियन वैज्ञानिक, तो जो रूसी वैज्ञानिक थे वो थे डी मेंडलीव, डी मेंडलीव। इन्होंने डी मेंडलीव ने भी 1869 में तत्वों का क्लासिफिकेशन कर डाला, और इन्होंने जब तत्वों का क्लासिफिकेशन किया तो उस समय तत्वों का जो प्राकृतिक में उपस्थिति थी वो था 58। जब रशियन वैज्ञानिक डी मेंडलीव ने 1869 में 58 एलिमेंट उस समय थे, और 58 एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने जब उस टाइम क्लासिफिकेशन कर डाला इनका, तो इन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी, इन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो एटॉमिक वेट के प्रॉपर्टीज में चलेंगे। तो एटॉमिक वेट की यानी कि परमाणु भार, परमाणु भार। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के हैं जो इंग्लिश थोड़ी, मान लो वैसे इंग्लिश तो सबकी अच्छी है, 11th 10th लेवल पे बात नहीं है, तो परमाणु भार के आधार पर डी मेंडलीव ने चर्चा की थी। अब बात यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल से संबंधित वैज्ञानिक हैं, रिलेटिव साइंटिस्ट टू पीरियोडिक टेबल, तो प्राउड का नाम आ जाए तो भी सही है, डोबरनियर का आ जाए तो भी सही है, न्यूलैंड का आ जाए तो भी सही है, और अगर डी मेंडलीव आ गए तो सब लोग तो जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर डी मेंडलीव ने जो टेबल का जो रूल दिया, यानी कि जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस बेस पे थी, वो एटॉमिक वेट पर थी, परमाणु भार के बेस पे थी। तो ये जो है इतना टेबल का हमने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और मेंडलीव के जो टेबल थी उसकी विशेषता पढ़ेंगे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम रफ कर दें।
चलिए दोस्तों, अब जब 1869 में मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के। ठीक है, तो ये जो इन्होंने बताया, उस टाइम इन्होंने 12 यानी 12 एक टेबल बनाए और इसके बाद यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपके बने। ये जो आपके हो गए ये सीरीज हो गए। ये क्या हो गए? सीरीज हो गए। और इसके बाद इन्होंने इस तरफ 8 लाइनें की। 8 लाइनों में इन्होंने जो बनाया उसमें इन्होंने ये बताया कि इसको उन्होंने 8 ग्रुप का नाम दिया। तो इस समय क्या हुआ कि जो तत्वों का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वो एटॉमिक वेट पे दिया। किस पर दिया? एटॉमिक वेट पे दिया। अब ये जो पहला आपका ये यहां से आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कर दिया। तो ये इन्होंने सब कुछ तो बना दिया। उस समय स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में मेंडलीव ने जितना किया बहुत अच्छा किया। बाद में जब काम हो जाता है तो उसको चेंज करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर घर बनवा रहे हो, मकान बन रहा हो हमारा, और जब बन जाता है तो बनने के बाद जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है? ये आपने कमरा बहुत बड़ा कर दिया, किचन उस जगह होना चाहिए था, सीढ़ी आपकी जीना इधर से होना चाहिए था। तो जब बन जाता है तो उसके बाद दिमाग सबका खुलता है। ठीक है, तो जब 1869 में सबसे पहले मेंडलीव ने टेबल को बनाया तो उनका जो टारगेट था वो एटॉमिक वेट पे था। फिर एटॉमिक वेट फेल कैसे हो गया ये भी हम आपको भी बता देंगे। इसके बाद इन्होंने यहां पर हाइड्रोजन को रखा, हाइड्रोजन को रखा, लिथियम को रखा, सोडियम को रखा, पोटेशियम को, क्योंकि इन 4 एलिमेंट को रखा। लेकिन इसके बाद यहां पे जो उनका रूल था रखने का एटॉमिक वेट का, यहां पे उनको कोई एलिमेंट नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने यहां पे रख दिया। तो ये जो जगह है ये आपका क्या हुआ? रिक्त हो गया, ये वैकेंट हो गया, एम्प्टी हो गई, जिसको हम लोग कई अपने अपने भाषा में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने जो पूरे टेबल को, अच्छा उस समय था क्या? 58 एलिमेंट था, ये ध्यान दीजिएगा, 58 एलिमेंट था। और उन्होंने जब टेबल बनाया तो देखिए इधर 12 इधर 8 है, तो टोटल अगर गुणा कर देंगे तो 96 हो गया। तो 96 तो उनके एक एक मतलब पीरियड बनते चले गए, कॉलम बनते चले गए। लेकिन 96 की जगह एलिमेंट कितने थे? 58। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखिएगा कि 96 इनके कॉलम बने और 58 एलिमेंट थे। तो बीच बीच में जहां जहां पर जगह छूट गई, जो जो स्थान मतलब बीच बीच में, जैसे एक यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, तो इस टेबल को पूरा इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इनके फायदे क्या हुए, इनके नुकसान क्या हुए, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों में क्या फर्क रहा, क्या हमारे गुण रहे, क्या हमारे दोष रहे, वो हमें केवल पढ़ना है। ठीक है, तो जब इन्होंने टोटल 96 कॉलम बना दिया और 58 एलिमेंट थे, तो उस समय इनके 96 में 58 यूज हो गए, लेकिन और शेष क्या हुए? एम्प्टी रह गए। तो उस एम्प्टी होने से एक पॉइंट ये निकल कर आया कि यदि भविष्य में कोई एलिमेंट की खोज की जाए, क्योंकि उस समय साइंस बड़ी तेजी से चल रहा था अपने स्थान पे, तो उन्होंने लगा कि जो जो जगह हम एटॉमिक वेट के आधार पे वैकेंट कर दे रहे हैं, अगर भविष्य में कोई एलिमेंट आए और उसका एटॉमिक वेट यहाँ पे फिट हो जाएगा तो हम उसको यहाँ सेट कर देंगे। बात समझ आ गई?
तो उसका तो लाभ इन्हें भविष्य में मिला ही, बात नहीं है। जो जो जगह इन्होंने छोड़ दिया वो चीजें इनको मिल गई। तो इसमें तो एक फायदा ये हुआ कि जो एम्प्टी जगह थी, ये दोष भी है, खाली जगह का होना दोष भी है। एक सबसे बड़ा इनका जो लिमिटेशन थी यानी कमियां, इनकी कमी सबसे बड़ी थी कि बीच बीच में जगह का खाली हो जाना। लेकिन दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो वो इनके लिए बेनिफिट था, क्योंकि टेबल को मेंडलीव ने बनाया था, ना कि हम बनाने गए थे या जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग। अब जैसे हम अगर कोई चीज बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से अपने सामान को मर्जेस्ट करेंगे, कौन सी बुक को कौन से रो में लगाना है वो अलमारी में हम अपने हिसाब से हम अपना टेबल बनाते हैं, ठीक है। हर कॉलेज के स्कूल की टाइमिंग अलग अलग होती है, कहीं 5, 10, 15 मिनट आगे, कहीं आधा घंटा, कहीं पे फर्स्ट पीरियड मैथ पढ़ाया जाता है तो कहीं फर्स्ट पीरियड कुछ पढ़ाया जाता है। ये तो सब अपने अपनी जो है सुविधा की बात है। तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया, इधर 12 बनाया, इधर 8 बना दिया। क्लियर हो गई पूरी बात। तो बीच में भाई सीधी सी बात है 58 था, 96 कॉलम खाली होना है। तो उनका जो टारगेट था, उनका टारगेट ये था कि यदि फ्यूचर में जब कोई एलिमेंट आएगा और उसका एटॉमिक वेट हमें इससे मैच करेगा तो हम उस एटॉमिक वेट के एलिमेंट को यहाँ पे सेट कर देंगे जो इस समय वैकेंट हो रहा है। लेकिन देखने वालों ने क्या बोला कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कमियां बताइए। ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है, ठीक है। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कमियां, तो सबसे पहले लोगों को कमियां क्या दिखी कि बीच बीच में जगह खाली है। तो ठीक है, ये तो एक लिमिटेशन हो गया, उनके हिसाब से ये प्रॉपर्टीज था। इसके बाद एक पॉइंट और इसी में कि जब इन्होंने ये कर दिया तो तत्वों को आसानी से थोड़ा सा पढ़ने में हमें सहायता मिली, और जितने साइंटिस्ट थे उस समय सब लोगों ने सपोर्ट भी किया कि काफी हद तक ये टेबल उनके लिए सुटेबल था, बेनिफिट था। तो इस टेबल को लोग मान्यता भी दिए, और ये जो 1869 में मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, ये एटॉमिक वेट पर आई, और इसी को हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही रोचक वाली बात है, और आप यदि सुनेंगे तो वास्तव में मजा आ जाएगा। यहाँ पे उस समय एक दौर आया समस्थानिक का, और एक आया समभारिक का। समभारिक बोले तो आइसोबारिक, और इसको बोले तो आइसोटोप्स, ठीक है। ये आइसोटोप्स और ये आइसोबारिक। अब आप सबको पता है कि समस्थानिक में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और समभारिक में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक वेट सेम होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि आइसोटोप जो होते हैं समस्थानिक, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक वेट आपके डिफरेंट होते हैं। समभारिक में आपके एटॉमिक नंबर जो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक वेट आपके सेम होते हैं। लेकिन इसी में एक पॉइंट और हम आपको जोड़ के दिखाएंगे कि जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे, तो उनके जो है गुणों में क्या होता है कि उनके जो गुण होते हैं वो सेम होते हैं। उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे कि 2 तत्व हैं, मान लिया कार्बन ही ले लीजिए, तो एक कार्बन का 6, एक कार्बन का 6, इनका 12, इनका 13 मान लिया। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया आइसोटोप्स का। तो इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं, एटॉमिक वेट डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो लगभग क्या होंगे, सेम होंगे। और इसमें क्या होंगे कि जो प्रॉपर्टीज होंगे इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। तो अब देखिए यहां पे एटॉमिक वेट आपका क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है।
तो एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट हो गया तो इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा इस जगह। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, प्रॉपर्टीज सेम। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, ना कि एटॉमिक वेट पे करते हैं। जब 1869 में मेंडलीव ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट पर किया तब तो ठीक था, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कंडीशन आ गया, आइसोटोप्स मिलने लगे, आइसोबार्स मिलने लगे, तब ये क्लियर हो गया कि जो प्रॉपर्टीज होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक वेट पर। बस वहीं पर ये जो है मेंडलीव की थ्योरी डिसमिस होने लगी। उसके बाद 1913 में एक साइंटिस्ट आ गए, HGJ मोजले। क्लियर? 1913 बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के भी पर्पस से और मूवी के भी पर्पस से। 1913 में एक मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसमें साउंड ऑडियो नहीं होता था, पर्दे के पीछे से बाद में आवाजें आती थी, यानी कि आवाजें बाद की होती थी, चित्र पहले अलग से होता था। तो 1913 में सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र आई। तो और ये मूवी ऐसी थी कि इस मूवी में कोई लेडीज नहीं काम की थी, जो लेडीज काम की थी वो लेडीज नहीं थी, वो वास्तव में एक मैन ही थे, पुरुष थे, उन्होंने लेडीज का वर्क किया था। जैसा आप सबको पता है कि हमारे फिल्मी दुनिया में पहले लेडीज नहीं आती थी। तो इस 1913 की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मोजले की कर रहे हैं। जब 1869 में मेंडलीव ने एटॉमिक वेट की बात की, एटॉमिक वेट पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब ये समभारिक और समस्थानिक आइसोटोप्स आइसोबारिक आ गए तो यहाँ पे खेल बिगड़ गया। और एटॉमिक नंबर सेम तो प्रॉपर्टी सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज जहां डिफरेंट होने लगे तो ये बात क्लियर हो गई और कि एटॉमिक नंबर पे जो है एलिमेंट के प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, ना कि एटॉमिक वेट पे करते हैं। तो दोस्तों 1913 में एक नई टेबल आई जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टेबल, HGJ मोजले। इस टेबल को ही अब हम बनाएंगे और आप देखेंगे कि वह क्या टेबल है और कैसे बनाया जाता है। तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम वो टेबल बनाते हैं जिसके हम लोगों को बहुत देर से इंतजार है। 1913 में जो हमारा मॉडर्न टेबल आया, इसको आप मॉडर्न टेबल भी बोल सकते हैं और मोजले का जो है टेबल बोल सकते हैं। और एक साइंटिस्ट थे बोर ने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है समझाया था, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं 2888 करके जो बताए थे। तो बोर-बरी का जो है टेबल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और यही जो है मेंडलीव की संशोधित टेबल भी बोली जाती है। यानी कि जो मोजले थे उन्होंने मेंडलीव के टेबल में कुछ ज्यादा डिफरेंट, मतलब कुछ चेंज ज्यादा नहीं किया। उन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी और इन्होंने एटॉमिक नंबर की बात कर दी है। और इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया है, सेम थोड़ा सा जो है इनके जो पीरियड टेबल थे और जो इनके ग्रुप थे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों को इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया। और इसके बाद कुछ भी ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, इसलिए केवल एटॉमिक नंबर की बात की थी और उन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी। एटॉमिक नंबर क्यों क्लियर हुआ ये भी आपने अभी देख लिया। तो इसलिए जो मोजले के टेबल हैं, यानी 1913 में जो टेबल आया उसी को जो है हम
मॉडर्न टेबल भी बोलते हैं, उसी को हम बोर का टेबल भी बोलते हैं। एक बार पेपर में पूछा गया कि क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी से संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो वहां था मेंडलीव और मोजले, और तीसरा था बोर, और चौथा था सभी। तो सब लोग ये कंफ्यूज हो गए कि मेंडलीव ने तो दिया था, मेंडलीव तो संबंधित है, और मोजले जो कहीं जल्दी मिलता नहीं। जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं को मिलेगा कि मोजले ने मेंडलीव की सारणी को संशोधित कर दिया। क्लियर हो गया। ऐसे तो क्या होता है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, मेंडलीव ने की, तो मेंडलीव लोग लगा दिए, कंफ्यूजन था। बाद में लोग कोर्ट गए, नहीं ये सही होगा वो सही होगा, और सही थे तीनों, सही तीनों था। इसलिए कभी कभी पेपर में जब हम लोग जाते हैं पेपर देने, तो पेपर बनाने वाला क्या करता है कि एक ऑप्शन सही ना करके वो चारों ऑप्शन सही कर देता, और नीचे एक आ जाता है मिलान वाला, मैचिंग करके सभी। तो हम लोग अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क करके क्वेश्चन करके आते हैं, फिर कहते हैं ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि जब किसी चीज को हम गहराई में जाकर पढ़ते हैं तो उसका मजा एक अलग होता है, और उसके क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होते। तो आज आपको ये पहली बार जानकारी मिली है हमारे द्वारा, ये तो गारंटी है कि आप ध्यान नहीं दिए होंगे, या आप अभी तक जो पढ़ रहे होंगे उस पर आपने फोकस नहीं किया होगा। जो मोजले की संशोधित टेबल है, नई टेबल है, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उस टेबल को हम लोग बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं, बोर का आवर्त नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो बहुत ही अच्छे से बोर की सहायता से दिया गया, इसलिए बोर के रूल को भी वो लेके चलता है, इसलिए उस टेबल को हम बोर का टेबल भी कहते हैं। तो चलिए अब बना देते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे, और आप देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और टेबल हम इसलिए बना रहे हैं कि आप देखकर खुश होइए और समझिए कि कठिन कुछ भी नहीं है। यदि यही टेबल हम कट पेस्ट कर देते किसी चीज से, किसी चीज को हटा के कट पेस्ट कर देते, तो आपको लगता कि वाह ये तो वही टेबल है। लेकिन इस टेबल को हम बनाएंगे, इस टेबल को हम बनाएंगे, और ऐसे बात करते करते ही इस टेबल को हम आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। आप देख के बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि वाह सर इतना इजी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, तो एक इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, 7 ही है। क्लियर हो गया। इसके बाद 7 के बाद जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर को हम यहां तक लेके जाएंगे। हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, इसको और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, समय समय की बात है। और हम कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं कि बड़े बोर्ड पर हम ये काम कर सकें, ठीक है। लेकिन जो है उसी में खुश रहना है। तो ये देखिए, एक और ये आपके 2, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे हम, ये 1 और ये 2, और इसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 के बाद की जो कहानी है वो और यहाँ पे बढ़ती है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ध्यान दीजिएगा टोटल 6 बनेंगे, 1 2 3 4, और एक इधर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर हो गया। और इसको एक इधर कर देते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो 12 है, ये 13 14 15 16 17 18, ये चीजें बिल्कुल हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगा। और इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। होता ये है
कि कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी हो, जो आप पढ़ते हो, ठीक है, यदि उसको पढ़ाने वाला, मतलब समझ गए ना, टीचर यदि पढ़ाने वाला दमदार है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। यदि वो वही पिटी पिटाई घसी पीटी बातें अगर आपके सामने रोज रखेगा, जो हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, लोगों के द्वारा देखते आ रहे हैं, तो कभी भी हम उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो टेबल जो है लोगों को कठिन लगता है, लेकिन हमने जो है एक जो ट्रिक लिया है बहुत ही इजी है। और इसके बाद ये जो उन्होंने सजाया, इसके बाद यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे घर में चाहे 15 कमरा अंदर बने हो, 25 कमरे बने हो, लेकिन हम फिर भी एक बाहर रूम बनवाते हैं, जहाँ हमारा मेन गेट होता है, गेट के बगल में एक, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट रूम। कोई मेहमान आता है तो अगर ज़्यादा क्लोजली मेहमान है कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई वैसा व्यक्ति आता है तो हम लोग उसको मेहमान वाले कमरे में, गेस्ट वाले रूम में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जहाँ पर लोग अपना बैठे हैं, उठे हैं, अगर सब कुछ सीटें फिक्स हैं, सब कुछ रूम फिक्स है, तो कहीं डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए जो मोजले थे उन्होंने पूरे मेंडलीव के जो टेबल के जो रूल थे सबको फॉलो कर रहे थे। मेंडलीव ने ऐसे नहीं बना के छोड़ दिया था कि 12 इधर गुड़े और 8 करके बना के छोड़ दिया। हर एक एलिमेंट को एक ग्रुप में रखने का बहुत कारण था, और उस ग्रुप को जो है मोजले चेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उनको बाहर करना पड़ा, और उसको बाहर करने के लिए उन्होंने उसका जो नाम दिया वो F ब्लॉक का नाम दिया। अब ये F ब्लॉक बाहर हो गए, इसमें टोटल 14 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो सकता 14 हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्लियर हो गया। अब ये टेबल आप बुकों में बहुत देखे होंगे, ठीक है, ये तो हमने ड्रा कर दिया और ज्यादा नहीं, 2 मिनट लगे हैं। अब 2 मिनट, हमने 5 मिनट का वादा किया था, ज्यादा नहीं 5 मिनट। अब 2 मिनट में तो ये पूरा हमारा जो भाई घर बनता है, पिलर बनता है, तो हमें जो है रॉड तो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हमारा पूरा सिस्टम सेट हो गया है। अब हम एक एक एलिमेंट का नाम लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हम 2 मिनट में पूरे एलिमेंट को रख देते हैं। फिर उसके बाद इस टेबल को बनाने का हमारा एक टारगेट और है कि हम इस टेबल में ही बहुत से प्रॉपर्टीज को जोड़ के रख देंगे, एक से एक प्रॉपर्टीज को इसी टेबल में ही हम रखेंगे। आप भी कहोगे कि वाह सर क्या प्रॉपर्टीज बताई है, यानी कि एलिमेंट को लर्न करना तो ठीक है, लेकिन उनके प्रॉपर्टीज को लर्न करना, किसको क्या कहा जाता है, ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए टेबल बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने टेबल बनाया है, लेकिन उनके एलिमेंट को हम कैसे सेट करें वो बहुत आसानी से हम आपको बता देंगे। आप बोर बिल्कुल मत होइए, क्योंकि किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का जो आनंद होता है वो अलग चीज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रुप हमारा फर्स्ट है। एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो है, ये दोनों ग्रुप ये S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और ये जो है आपका 3 नंबर से 12 नंबर तक इसको हम D ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, और यहां से लास्ट ये जो है आपका, इसको हम P ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। यह आप सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो है F ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉक के आधार पे तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये क्वेश्चन इंटर में एक बार कॉम्पिटिशन पूछ लिया गया था यूपी बोर्ड के पेपर में। तो ये आपके 4 भागों में बांटा गया, 4 ब्लॉक हैं इसके। कितने ब्लॉक हैं? 4, SPDF। और ये SPDF नाम कहां से लिया गया है? ये SPDF जो है कक्षक,
सबको मालूम है। और इन कक्षकों की एक प्रॉपर्टीज होती है, उसी के नेम पर इनको हम एसपीडीएफ नाम दिए हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसपीडीएफ कक्षक से मैच करते हैं। तो एस का मतलब होता है स्फेरिकल, एस का मतलब स्फेरिकल, पी का मतलब प्रिंसिपल, और डी का मतलब डिफ्यूजन, और एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये चारों नेम है, ये भी आप लर्न कर लीजिए। हाँ, चार ही कक्षक नहीं होते हैं, एस पी डी एफ जी एच भी कक्षक होते हैं, लेकिन अब एस पी डी एफ ही आप पढ़े हैं, जी भी होता है, एच भी होता है। वो जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे और उसमें क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तब हम आपको क्लियर कर देंगे कि एस पी डी एफ जी एच क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ टेबल की बात कर रहे हैं, तो टेबल ज्यादा लॉन्ग ना हो, चलते हैं 2 मिनट में कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम तो इसको लिख देंगे अपने ट्रिक में भी और एलिमेंट में भी लिख देंगे। तो एलिमेंट में भी लिखने से मतलब क्या है कि हम ट्रिक बता दें आपको सीधा, और आप जो है इसको लिखते रहिएगा अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं ली ना कपूर रायबरेली से फरार, बीना मांगे काला शरबत बेकर रख, साइंस टीचर बेरी प्रूवर मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, यह जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कहते, यह जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कहते। पहले अगर बताते कि मोहब्बत में रोना पड़ता है तो भला कोई मोहब्बत क्यों करे, ठीक है। तो चलिए अलग की बात है। फिर लाया हफ्ता तेरे वास्ते रे, आगी है रे, ओसामा इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। मतलब जो होता है ना गुंडा टैक्स वसूल के लाते हैं, तेरे वास्ते हफ्ता वसूल के ओसामा के लिए लाते हैं लोग, और ओसामा के लिए इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड खाओ और मर जाए, इतने महंगे एलिमेंट हैं। तो वो इसके बाद यहाँ पे आपका एक है एक्टिनियम और आर एफ रूदो, इसको बोलते हैं रदरफोर्डियम, और एक यहाँ पे डबनियम। और ये अभी लेटेस्ट एलिमेंट जो है, रेयर एलिमेंट आए हैं, इनको हम नहीं लर्न किए क्योंकि इनका कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है। फिर हम इस टेबल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 13 ग्रुप में। यहाँ पे लिखेंगे बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलें। फिर आ जाएंगे 14 ग्रुप में, कहे, सीता जी, सुनो प्रभु, और नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यानी इंडिया को छोड़ के ये सब बिक गए। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या हुए, बिक गए। वर्ल्ड कप चल रहा था 2019 का, उसमें सब बिक गए थे। और इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, इसको ट्रिक में ले लीजिए, ओ साहिबा से तेरी पुकार, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बहुत इजी है। हाइड्रोजन है, ये खानदानी है, बहुत ही कठोर है, इनको जो है बहुत ऋणात्मक है, वो चमकीले होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। और एक 0 ग्रुप का है आपका, यहाँ पे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। तो ये दोस्तों हो गया आपका जो है एलिमेंट के नेम। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, सबसे ये जो है एफ ब्लॉक का है, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे है CE है,
इसको बोलते हैं सिमरियम बोलते हैं, लेकिन सीरियम। अब देखो लिखते कैसे हैं, से पर नंद प्रेम सेम, इलू इलू गाए तब देहों एक तमाचा ये भी लाल हो जाए। भाई किसी से बिना पूछे अगर हम इलू इलू गा देंगे तो फिर क्या होगा, तमाचा ही मिलेगा, एक नहीं 2-3 मिलेगा, और कहीं अगर बाजार है तो भैया 200-400 मिलेगा। तो से पर नंद प्रेम सेम, इलू इलू गाए तब दे हो एक तमाचा ये भी लाल हो जाए। तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं नेपाल से, ये देखिए, था पाया, TH थोरियम है यहाँ पे, था पाया यूं नेपाल पूरा अमेरिका सेम बेच दिया। बेच मतलब बी के बर्केलियम है और ये क्यूरियम। तो था पाया यूं नेपाल पूरा अमेरिका से बेच दिया। CF इसे FM MD नो लर्न किया। ठीक है, तो ये तो पूरी टेबल हो गई। 2-3 मिनट में आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई। अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, और इधर आपको हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इधर हो जाएगा एक्टियम, जर्कोनियम, नार्बियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम हो जाएगा। फिर लेंथेनम, हॉफनियम, टाइटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड मार हो जाएगा। एक्टिनियम हो जाएगा, रुदरफोर्डियम हो जाएगा, डबनियम हो जाएगा। इधर भी आपका जो सीरियम हो जाएगा, प्रीसियोडाइमियम हो जाएगा, नडिबियम हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको क्या किया, देख लिया। अब जो जो हम बोले हैं इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप पेन रख के इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा स्पीड नहीं यूज किया है। लिखते वक्त बोले भी हैं तो आप लिख सकते हैं, हर ग्रुप का अलग अलग। अब इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक को ऐड करना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग टेट का पेपर दे रहे हो, या सुपर टेट का पेपर दे रहे हो, या PCS का पेपर देते हो, BO का पेपर हो, कोई भी कंपटीशन का, रेलवे का पेपर हो, SSC का पेपर हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई बहुत तगड़े से क्वेश्चन यहाँ उठा लिए जाते हैं। तो यही टेबल है। जब हम टेबल की बात करते हैं तो यही टेबल हमारी आंखों के सामने होता है, और ये टेबल मोजिले की टेबल है, 1913 की बात हो रही है यहाँ पे। और ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है, इसी को बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब कुछ बात हम यहाँ पे नोट करेंगे। ये जो 1 से 7 नंबर है, 1 से जो 7 नंबर है इसी को हम पीरियड पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं आवर्त। और ये जो 1 से 18 है इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। जो 1 से 18 है इसको हम ग्रुप बोलेंगे, और जो 1 से 7 है इसको हम पीरियड पढ़ेंगे। तो ये जो पीरियड होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो मैथ के बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं। अब इसमें एक बात यह है कि ये जो पहला आवर्त है इसको हम लोग अति लघु आवर्त बोलते हैं, इसको हम लोग अति लघु आवर्त बोलते हैं। जो फर्स्ट आवर्त है इसको अति लघु आवर्त बोलते हैं, वेरी स्मॉल पीरियड बोलते हैं। और ये जो दोनों है इसको हम लोग स्मॉल पीरियड बोलते हैं, यानी कि लघु आवर्त बोलते हैं। और ये जो 4 और 5 नंबर है इसको हम लोग दीर्घ आवर्त पढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं। और जो 6 और 7 नंबर है इसको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं, यानी अति दीर्घ आवर्त पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब कुछ चीजें ये हो गई, और इसमें यहां से क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है ये जो दोनों बाहर हुए हैं इनकी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये 1 है और ये 3 है
और ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है, और ये 55 है, और ये 87 है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये 55 है, और ये 56, और ये 57, और ये 87, 88, और ये 89। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका 89 है और ये जो 57 है, ये जो 57 के बाद हम 58 एलिमेंट की बात करने लगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश कर गया। और जब f ऑर्बिटल में प्रवेश कर गया तो f ऑर्बिटल में क्या होता है कि टोटल 7 सब ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होती है। तो जैसे 57 के बाद हम 58 की बात करने लगे तो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाने लगे, और f में जब जाने लगे तो ये जो पूरा प्रॉपर्टीज मिलाया गया था ऊपर से नीचे तक, वो सब कुछ चेंज होने लगा, डिफरेंट होने लगे, बीच में आके डिस्टर्ब करने लगे। तो मुझले ने क्या किया, 58 से लेकर 71 तक को बाहर कर दिया कि तुम लोग किनारे बैठो, ठीक है, डिस्टर्ब ना करो। तो ये हो गया हमारा 58, 59, और जब आप जाएंगे तो 71 आपको यहाँ मिलेगा, और फिर यहाँ आ जाएगा 72, और इसके बाद इधर से पूरा ऑर्डर आपका सही है, और यहाँ पे 86 आ जाएगा रेडॉन का, ठीक है। और फिर 87, 88, 89 के बाद एक्टिनियम के बाद ये आपका आ जाएगा 90 थोरियम। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन थोरियम में चलने लगा, 5f में चलने लगा। तो इसलिए क्या हुआ कि एक टेबल जो बनाई गई, दोनों को अलग कर दिया गया, और ये टेबल लेंथेनाइड बोली गई। इस टेबल को हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, और इस टेबल को हम एक्टिनाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज लेंथेनियम से मिलते थे और इनके प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मिलते थे, इसलिए इनको एक्टिनाइड और इनको लेंथेनाइड। और ये हमारा है 4f और ये है हमारा 5f। क्लियर हो गया। तो 5f क्लियर हो गया, 4f। यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें, क्वेश्चन ये है कितने आवर्त है, 7। अब आपसे ये पूछें कि किस आवर्त में सबसे अधिक एलिमेंट है। चलिए, एक हम ज्यादा नहीं देंगे, 10 सेकंड सोचने के लिए देंगे। किस आवर्त में सबसे अधिक एलिमेंट है। आप चलिए 20 सेकंड ले लीजिए, 30 ले लीजिए, और क्या करें, किस आवर्त में सबसे अधिक एलिमेंट है। तो हम आपको बता दे रहे हैं सही आंसर। आप यदि सही सोचे हैं तो उसका नंबर 6 होगा। 6 नंबर आवर्त में सबसे अधिक एलिमेंट है, क्योंकि देखिए ये जो पहला आवर्त है, हम ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं, आपको समझा दे रहे। जो पहला आवर्त है ये और हीलियम, पहले आवर्त में 2 है, पहले आवर्त में 2 है, दूसरे आवर्त में 8 एलिमेंट है, 2 इधर और 6 उधर, और तीसरे में भी 8 है, और चौथे में यहां से लेकर पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक आप जाएंगे। क्रिप्टॉन मतलब ये जिसको हम लोग बोलते हैं 36। यहां पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाएंगे आपको 18 मिलेगा, और रूबिडियम से जिनॉन तक जाएंगे तो 18 मिलेगा, और सीजियम से लेके रेडॉन तक जाएंगे तो 32 मिलेगा। और जब फ्रेंसियम से लेकर आप यहां तो अभी कोई खोजा नहीं गया है, कोई नया आया नहीं है, तो इसलिए 7 वाले की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 7 में अभी ये सब खाली है, ठीक है, और ये सब खाली है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट आए हैं, लेकिन वो एलिमेंट रेयर एलिमेंट है, दुर्लभ एलिमेंट है, जिनका प्रयोग तो मतलब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी के प्रॉपर्टी से मैच कर जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं रखे गए हैं। तो अब देखा 6 नंबर पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट 6 नंबर पीरियड में। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में आया था कि किस में सबसे अधिक एलिमेंट हैं, तो ये 6 नंबर आवर्त हो गया, ठीक है। ये जो नंबर मिला है, इसी नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं।
इसी नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। ये 11th का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैजिक नंबर कौन कौन से हैं। तो मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर आ गया। अच्छा, ये मैजिक नंबर कहां से आया? बोर के नियम से आया। तो जो बोर ने 288 का क्लासिफिकेशन दिया था, वहीं से ये मैजिक नंबर को लिया गया था। इसलिए हम इस टेबल को बोर का नियम भी, यानी बोर का आवर्त नियम भी कहते हैं। तो ये मैजिक नंबर हो गया, ये आप लोगों को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज और हम बता दें। ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, इस फर्स्ट ग्रुप को हम मृदा क्षार तत्व बोलते हैं। मृदा क्षार तत्व यानी एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन मेटल यानी मृदा क्षार तत्व, सॉरी क्षार तत्व बोलेंगे इसको हम लोग, क्षार तत्व बोलेंगे, एल्केलाइन मेटल। और जो दूसरा ग्रुप है इसको बोलते हैं मृदा क्षार तत्व, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो सेकंड ग्रुप को मृदा क्षार तत्व बोलते हैं और फर्स्ट ग्रुप को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार तत्व बोलते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो दोस्तों डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक को ही हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। अच्छा, संक्रमण तत्व आ गया नाम। तो संक्रमण तत्व क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज मतलब बदलते रहते हैं। कभी ऑक्सीडेशन 3, कभी ऑक्सीडेशन 4, कभी 5, जो मन आया वो कर लिए। तो इनके प्रॉपर्टीज जो चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल प्रॉपर्टीज होता, परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता रहता है, उसी के कारण हम इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो अब जो एफ ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यह तत्व जो है संक्रमण तत्व के और अंदर होता है, इसलिए हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद ये जो 13 नंबर ग्रुप है, ये 13 नंबर ग्रुप में बोरान है। तो बोरान को तो हम लोग स्पेशली बोरान ही पढ़ते हैं, बोरान फैमिली पढ़ते हैं, कोई ज्यादा नाम इनका नहीं है। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन को जो हम लोग क्रिस्टेलोजन बोलते हैं। क्या, कौन सी फैमिली बोलते हैं? क्रिस्टेलोजन फैमिली बोलते हैं। और इसको जो एन है ये निक्टोजन बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, पी लिखते हैं निक्टोजन। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन, ऑक्सीजन को बोलते हैं कैल्कोजन। और फ्लोरीन को बोलते हैं हैलोजन, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? हैलोजन। ये आपका जो ऑक्सीजन है ये कैल्कोजन हो गया, फ्लोरीन हैलोजन हो गया। और ये जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इसको हम लोग जो है इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं, या इनको जीरो भी बोलते हैं। जीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो आउटर सेल होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं और उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि बैलेंसिंग के लिए या किसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार क्वेश्चन आया था ये कि जो है कैल्कोजन किसे बोलते हैं, कैल्कोजन किस समूह को बोलते हैं? तो जो 16 नंबर समूह है, 16 नंबर समूह को कैल्कोजन बोलेंगे और 15 नंबर को जो है निकोजन बोलेंगे और सी को जो क्रिस्टेलोजन बोलते हैं। और ये तो बोरान फैमिली है ही है। इसके बाद ये तो आपका हो गया अल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया अल्केलाइन मेटल्स। और इसके बाद जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अब हम आपको ये बता दें, इसमें से बहुत सी क्वेश्चन है, ये जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक टेबल आप रफली बना लीजिएगा पहले, मतलब साथ में बना लेंगे, जब तक हम भी बना रहे थे तो आप भी साथ में बना लेंगे, ठीक है। और उसमें सब आप डैश डैश करके ऐसे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को 11 नंबर एलिमेंट को, इसको हम लोग क्वाइन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन मेटल बोलते हैं, यानी धातु के जो सिक्के। यानी पहले क्या होता था, पहले के समय में दोनों जगह एजी लिखा है, सॉरी यहाँ पे AU होगा,
ठीक है, यहाँ पे AU होगा। अब पहले क्या होता था, सोने का बनता था, पहले सोने के सिक्के बनते थे, फिर समय थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ, फिर चांदी के बनने लगे, फिर कॉपर के बनने लगे। अब तो कहानी बदल गई, अब तो कॉपर कभी नहीं मिलता, वो मिक्स आते हैं सब, ब्लेंड दुनिया भर के मिले होते हैं, खासा सस्ता। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप नंबर जो 11 है, ग्रुप नंबर 11 का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम क्वाइन मेटल बोलते हैं। क्लियर, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये जो क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, यानी ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6, ये ग्रुप नंबर 6 जो है, ये जो तत्व है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, अगर हम इसका नाम बता दें तो देखिए ये 24 होगा और ये 42 होगा और ये 74 होगा। ठीक है, 24 और 42 और ये 74 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इनका हम एटॉमिक नंबर क्यों लिखे हैं, इन तीनों तत्वों का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, और सबसे ज्यादा तो टंगस्टन का गलनांक होता है। ये रेलवे लोग के पेपर में, टीटी के पेपर में धुआंधार पूछने जाने वाले क्वेश्चन है सब। किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? टंगस्टन का। बल्ब में जो फिलामेंट लगाते हैं वो क्या यूज होता है? टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो गलनांक ज्यादा होगा, लगभग 3500-3600 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज हम बल्ब के फिलामेंट में भी यूज करते हैं। और इसका नाम कैसे रखेंगे कि किसका गलनांक उच्च होता है, तो एक आप लोग गाना सुनेंगे, कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, CR से कजरा, MO से मोहब्बत, W से वाला। ये जो कजरा मोहब्बत वाला है ये बहुत ही हार्ड होता है, इनका गलनांक काफी उच्च होगा। और एक दोस्तों ये जो ओस्मियम है, ओस्मियम, ओसामा ओस्मियम की जो हम बात कर रहे थे, ओसामा सबसे भारी तत्व है। भारी का मतलब कोई पहाड़ जैसा भारी नहीं होगा, ना कोई शुतुरमुर्ग जैसा भारी होगा। ये जो ओस्मियम है इसका घनत्व भारी होता है। यहाँ पे सभी तत्वों को, कुछ तत्वों को तो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ गैस है जिसको हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ओस्मियम जो भारी है ये घनत्व की बात में भारी है। ठीक है, तो वैसे भी सॉलिड स्टेट में घनत्व की बात करते हैं, मैथ में भी आप लोग घनत्व जानते हैं, घनत्व क्या है। तो घनत्व के अगर रीजन से देखा जाए तो ओस्मियम बहुत भारी तत्व है। तो पेपर के लिए आपका क्या तैयार हो गया? सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे अधिक गलनांक ग्रुप 6 के सबसे अधिक गलनांक है, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक तत्व का नाम हम और ले लें, कोबाल्ट। ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की सहायता से हम कैंसर का इलाज भी करते हैं। कैंसर की जो कीमोथेरेपी की जाती है उसमें कोबाल्ट का यूज करते हैं। और विटामिन सी में भी कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन ऐसे हम बात में आपको बता दे रहे हैं, आयरन आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो हमारे ब्लड होती है हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और एक चीज जहां मिस्टेक हो रही थी, Mn, ठीक है, तो ये आपका Mn है। तो ये साइंस टीचर बेरी प्रूवर मागे, Mn और फीस कोई नहीं क्यों जाने। यहाँ भी Mg है तो यहाँ पे बीना मागे, तो मागे दोनों के कारण आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना। लेकिन जब आप टेबल बना के बाद में एनालाइज करोगे उसको, तो अपनी मतलब जहां जहां छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है वो खुद क्लियर हो जाती है। तो यहाँ बीना मागे काला शरबत बेकर रखा है, यहाँ साइंस टीचर बेरी क्रूवर मागे है, तो इसलिए Mg आ गया, यहाँ Mn होना चाहिए। ठीक है, Mg, ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एलिमेंट मैग्नीशियम हो गया। क्लियर हो गया? और इसके बाद एक हमारे जो धड़कन होती है, यानी जो बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आज फलाने का बीपी हाई हो गया, धमाके का बीपी लो हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सोडियम और पोटेशियम पंप, यानी जो सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस,